हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कर रहे हैं। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का कुछ बेसिक पढ़ा था और प्रश्न नंबर 1 के कुछ पार्ट किए थे। और हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आप लोगों को अगर वो वीडियो देखना है तो जाइए, आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरीज से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 4.1 के आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने इसमें 6 पार्ट तक कर लिया था, आज हम 7th नंबर पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत मज़े से हम लोग करेंगे प्रश्नों को। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से देखो। मैंने फॉर्मूला कराया था इसके लास्ट वाले वीडियो में। फॉर्मूला पता है या भूल गए? a+b का होल क्यूब 5 फार्मूले कराए थे मैंने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूँ कि a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यूब का। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये फॉर्मूला ही तो लिखा है x+2 का होल क्यूब। x को मान लो a और 2 को मान लो b, तो a+b का होल क्यूब। तो a+b के होल क्यूब के फॉर्मूले से आप इसको खोलिए तो क्या होगा? a³ मतलब x का क्यूब, x का क्यूब प्लस b³। अब b क्या है? 2 है, तो 2 का क्यूब a³ + b³ प्लस 3 × a क्या है? x इंटू 3ab, b क्या है? 2 और ब्रैकेट में a+b मतलब x + 2, 3ab ब्रैकेट में a+b इज इक्वल्स टू। अब इसको क्या करेंगे? इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। 2x का एक बार करेंगे x² से, एक बार करेंगे -1 से। तो 2x का जब करेंगे x² से तो ये हो जाएगा 2x³ और फिर करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, अब आगे देखो, x का क्यूब से करेंगे तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, फिर प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 2 का घन कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो +8 प्लस 3 दूनी 6x, 6x और ये ब्रैकेट में है भी कितना? x + 2। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा इधर -2x³, ये इधर आएगा प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अभी हमें क्या करना है? 6x का इस अंदर ब्रैकेट में गुणा करना है, तो कर लो x³ + 8 प्लस, अब 6x का जब x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6×2 = 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब जो जोड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो घाट दो, अगर कट रहा हो तो काट दो। तो क्या होगा? इधर देखो, x³ है ये और ये क्या है? -2x³। तो ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, 2x³ में से x³ जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का x³। अब देखो x² वाला पद, तो x² एक तो यहाँ है और कहाँ है? और कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो 6x²। ठीक है, अब आगे देखो x वाले पद, एक तो यहाँ है और एक यहाँ, तो 12x और प्लस 2x ये हो जाएगा 14x। ठीक है, अब आगे देखो अचर पद कितने हैं? केवल 8 ही दिख रहा है हमें, और कुछ दिख रहा है? नहीं है। प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो आप अगर चाहो तो अंदर माइनस से गुणा भी कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 6x², चिन्ह जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, अब ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस, माइनस का 14x, ये भी माइनस का 8 बराबर में 0। अब देखो हमें प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत क्या पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है जो ये दे रखा है। तो देखो इसको आप दो तरीके से बता सकते हो, तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर आप उससे कंफ्यूज हो जाओ तो आप एक काम करना, बहुत ही सरल तरीका, क्या करना, आप पदों को गिन लेना। अगर 3 पद रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, 3 पद रहेंगे, ये सब पे नहीं लागू होगा, लेकिन फिर भी कई जगह ज़्यादातर 90% लागू होगा कि अगर 3 पद से ज़्यादा होंगे तो ये तो 100% सब में लागू होगा कि अगर 3 पद से ज़्यादा होंगे तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर कम होंगे तो वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो देखो 1 2 3 4 पद हैं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और दूसरा तरीका क्या है, वो हर जगह सब में फॉलो होगा, क्या कि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। मैंने परिभाषा भी बताई थी द्विघात समीकरण की कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, हमें 3 दिख रही है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर कि ये पार्ट ना होता x³ वाला, केवल इतना ही होता, तब हम इसे बोल सकते थे कि यह द्विघात समीकरण है। तो आप लिखना चाहो तो इसे लिख दो कि चूंकि x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा 7th नंबर पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं 8th नंबर पार्ट की। इसमें इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस 4x² x³ माइनस 4x² माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें भी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसमें आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, सब जगह माइनस माइनस कर देना, ठीक है। तो देखो पहले तो इसको क्या करो, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको खोलो, ये क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूले से खुलेगा तो होता है a³, तो a को मान लो आप x, इसको आप मान लो x है ये, ठीक है, x को a मान लो और 2 है, इसको आप मान लो कि ये b है, ठीक है। तो a³ मतलब x का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी, 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मैंने कुछ नहीं किया, अभी फॉर्मूला लगाया है केवल। अब आगे देखो कैलकुलेशन, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x³ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस और ये -3 और -2, तो माइनस माइनस संख्या की गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x, ठीक है। और अभी ब्रैकेट में क्या है, x माइनस का 2, ठीक है। अभी एक स्टेप और करेंगे, क्या कि x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x³ माइनस 8 प्लस, अब यहाँ देखो एक बार 6x को x के साथ गुणा करेंगे, फिर -2 के साथ करेंगे, तो 6x
का करेंगे गुणा जब x से तो ये हो जाएगा 6x², फिर माइनस और प्लस माइनस, 6 2 जा 12x। ठीक है, अब क्या करो, कुछ दिख रहा हो कटता तो काट दो। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्यों, ये x³ प्लस है, ये भी प्लस में है। जब ये इधर लाओगे पक्षांतर करके तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसको यहीं पर बर्बाद कर दो। क्यों प्यारे, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, भी और हो जाएगा एक पार्ट यहाँ पे। यहाँ पर हम देखो क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस सबको आप इधर ले आओ या इस सबको इधर भेज दो। तो इस सबको आप इधर भेज दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इधर भेज दो आप। तो इधर पहले जो है उसको आप लिख लो, क्या क्या है इधर, 6x² माइनस 12x, 6x² माइनस 12x, ये हो गया, ये हो गया, और माइनस का 8 है इधर, माइनस का 8। ये इधर वाली वैल्यू सारी मैंने लिखी। अब ये बराबर लगा हुआ है, तो ये वाली सारी वैल्यू -4x² माइनस x + 1 को जब इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पक्षांतर कर रहे हैं हम लोग। तो ये जब इधर जाएगा तो -4x² है, प्लस का 4x² हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। जब ये 1 जाएगा इधर तो -1 हो जाएगा। और बचेगा क्या, इधर इधर बचेगा 0। तो चाहे आप इधर 0 लिखो बराबर में, चाहे इधर लिखो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इधर ही आप 0 लिख लो। अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है वो देखो। ये 6x² है और x² वाला कोई पद है, जी हाँ ये भी है। तो 6x² और 4x² कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10x²। और देखो x वाले पद यहाँ पे है एक, और एक तो यहाँ पे है, तो ये -12x और ये +x तो घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा -11x। ठीक है, अब देखो अचर पद, ये -8 -1 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस, ये हो जाएगा -9 = 0। ठीक है, अब देखो चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो आप तुरंत बोल दो कि सर ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, और पदों की संख्या देखो 3 से ज़्यादा नहीं हो रही है। जैसे पदों की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो इससे भी आप कह सकते हो कि हाँ ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, पदों की संख्या 3 या 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जो मैंने यहाँ लिखा है, चूंकि x की अधिकतम घात 3 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे आप यहाँ भी लिख देना क्या, कि चूंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम केवल शॉर्टकट में लिख रहे हैं द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। अगर ये 3 होती तो नहीं रहता। जैसे इसके पहले वाले में यहाँ x की घात 3 थी तो ये नहीं था, इसमें x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह है। तो ये प्रश्न नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ले लिया, देखो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें मान नहीं निकालना है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। हम मान कब निकालेंगे, इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 4.2 में। इसमें हमें केवल समीकरण बनाना है। तो इसमें 4 पार्ट हैं, इसको देखिए। फर्स्ट पार्ट कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लेकिन तो हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो ये मान लो आप आयत, क्या ये मान लो ऐसे कोई आयत है,
आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी मान लो चौड़ाई जो है वो मान लो x, ठीक, ये मान लो आप है x मीटर, ठीक। अब देखो चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, कह रहा है इसमें क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई x मीटर तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। इससे एक अधिक मतलब इसमें एक और जोड़ दें तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई, ठीक है। ये है पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो हम मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तब आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि कह रहा है कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 1, 2x + 1 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दे रखा है, इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 528 ही है, हाँ 528 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे, कैसे, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और इनटू में चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें आयत का क्षेत्रफल भी पता है, लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, तो आप इन सारी वैल्यू को उठा करके इसी फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं प्यारे। देखो आयत का क्षेत्रफल कितना, 528 बराबर में लंबाई कितनी है, 2x + 1, ठीक, इनटू में चौड़ाई कितनी, x, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ही बची है अब, और क्या, अब तो काम सारी खत्म है। अब तो x का करेंगे 2x से तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x का करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा x, ठीक है। अब क्या करो आप, इसको आप इधर ले लो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x, ये इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 528, बचेगा क्या, इधर बचेगा 0, तो आप 0 को इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बस अब हमारा काम यहीं पे खत्म हुआ, केवल इतना ही हमें इसमें करना था, ठीक है। हमें मान नहीं निकालना है। कह रहा है, प्रश्न में पढ़ो, इसमें कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। देखो प्यारे, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, एक ये आयताकार कोई खेत, मान लो खेत है आयताकार, तो इसकी चौड़ाई जो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमने माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उससे एक अधिक कितना, 2x + 1 हो जाएगा। तो इससे हमें लंबाई पता चल गई और चौड़ाई हमने x माना। अब देखो क्षेत्रफल तो प्रश्न में ही दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तीनों वैल्यू उठा करके हमने फॉर्मूले में रख दिया और सिंपली सॉल्व कर लिया। एक समीकरण हमें मिल गया, ये समीकरण मिल गया। अब यहीं पे हमें छोड़ देना है, अभी हमें मान नहीं निकालना हल करके, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि केवल क्या करना है, आपको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है वो देखो, इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्रमागत शब्द आया है, तो इससे थोड़ा सा 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, इसका थोड़ा बेसिक आपको बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। क्रम आगत, क्रम मतलब क्रम से, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये होता है क्रम। अगर ऐसे लिखा हो 1, 5, 2, 4, ये क्रम नहीं है। ठीक है, ऊपर जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्रम है, और आगत मतलब आगे, उसके आगे वाला, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, ये होता है क्रम आगत, क्रम आगत। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया क्रम आगत क्या है। तो ऐसे अगर कोई संख्या जैसे x है तो x का क्रमागत क्या होगा, x का क्रमागत हो जाएगा x + 1, x + 2, x + 3, ऐसे ऐसे। ठीक, अगर लिखा है 14, 15, 16, ये है क्रमागत। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, ये क्रमागत है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं 1-2 लाइन लिखता हूँ, वो भी आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, आगे के प्रश्नों में काम लगेगा। क्या है वो बात, देखो 2 क्रमागत पूर्णांक, 2 क्रमागत पूर्णांक, ये क्या होते हैं, मैं चेक कर ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। ये होता है 2 क्रमागत पूर्णांक जो है, ये होता है, मान लो कोई है पहली संख्या x, तो दूसरी हो जाएगी x + 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट डाल लेना आप। अब अगर बात करें कहीं पे कि 2 क्रमागत सम पूर्णांक, 2 क्रमागत सम पूर्णांक, तो 2 क्रमागत सम पूर्णांक अगर बात की जाए तो वो होगी क्या, x और x + 2। ठीक, x + 2। अब सम शब्द यहाँ पर आया है, तो सम मतलब समझते हो इवन, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर तो और ओड नंबर, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अगर कोई भूल गया हो तो देखो, सम संख्या क्या होती हैं, जिसमें हम 2 का केवल और केवल 2 का भाग दें और पूरी संख्या कट जाए। ठीक है, शेषफल 0 आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है प्यारे, जैसे देखो लिखा है 8 में अगर हम 2 का भाग दें तो 2 4 जा 8, पूरी कट गई, शेषफल आया 0, तो ये 8 जो है वो सम संख्या है। अगर बात करें 7 की तो 2 3 जा 6, 1 कैरी आ रहा है, तो 7 जो है वो सम संख्या नहीं है। तो जिस संख्या में 2 का पूरा भाग हो जाएगा वो सम संख्या इवन नंबर होती है। ठीक है, अब देखो विषम, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, थर्ड नंबर 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होते हैं। विषम पूर्णांक जैसे अगर पहला कोई संख्या x है तो ये दूसरी x + 2 होगी, ये भी x + 2 होगी। अगर 3 हो तो x + 3, ठीक, फिर x + 5, x + 7, ऐसे ऐसे 2 जुड़ता जाता है विषम में भी और 2 सम में भी जुड़ता जाता है। जैसे अगर मान लो कोई संख्या है 14, ये तो सम हो जाएगी, मान लो 15 है, ये विषम संख्या है, तो इसकी क्रमागत, इसके आगे वाली कौन सी होगी विषम संख्या, ये हो जाएगी 15 + 2 = 17। ठीक, इसके आगे फिर से 2 जोड़ दो, 17 2 19, फिर से 2 जोड़ दो, 19 2 21, 19 + 2 = 21। ठीक है, अगर सम की बात की जाए तो उसमें भी यही रहेगा। मान लो जैसे है 12, ये सम है। अगर पूछा जाए क्रमागत, इसके अगली वाली सम संख्या क्या होगी, तो 12 + 2 = 14, फिर अगली प्लस फिर 2 जोड़ दो, 14 2 16। ठीक है, 2 जोड़ते चलते हैं सम में भी और विषम में भी। तो ये बेसिक जानकारी थी जो आप लोग को बहुत ज़रूरी है जानना। इसको अगर आप लोग उचित समझे तो नोट कर लें कहीं, क्योंकि आगे के प्रश्नों में इनका भरपूर उपयोग है।
ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ये हमने माना है। क्या माना? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। अब देखो आगे प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो गुणनफल का क्या मतलब होता है? जैसे अगर दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। अगर हम दो संख्याओं का आपस में भाग करते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है। जैसे देखो, अगर लिखा है 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। अब ये हम बोलेंगे इसे क्या? गुणनफल। अगर हम मान लो 3 का भाग दे रहे हैं 12 में, 3 चौक 12, तो ये जो 4 आया इसे हम बोलते हैं भागफल। ठीक, ये भागफल, भाग में भागफल मिलता है, गुणा में गुणनफल मिलता है। तो अब दोनों हमें पता है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या, एक x और एक x+1 है। तो इनका जब हम गुणा करेंगे आपस में x × x+1, तो ये किसके बराबर होगा? 306 के बराबर होगा। 306 के बराबर होगा। तो करिए गुणा, x × x² प्लस में x का 1 में करेंगे x = 306। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है? सारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब हम 306 को पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0। x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक, ये प्रश्न समाप्त हुआ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, कितना छोटा क्वेश्चन था, बस हमें केवल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हम लोगों ने माना अपने तरफ से कि एक है x, दूसरा है क्या? x+1। तो इनका जब गुणनफल करेंगे तो वो 306 के बराबर, ये प्रश्न कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल 306 के बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने केवल पक्षांतर कर लिया। बस ये द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित ही करना था, जो हम लोगों ने निरूपित कर दिया। हमें मान नहीं निकालना है, बस इतना ही काम था इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर पार्ट की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बात किसकी किसकी हो रही है? रोहन की और उसकी माँ की। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर तो कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, और यहाँ लिख दिया है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। अगर ज्ञात करना चाहो तो आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं है कि द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हैं। उसके 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक गुणनखंड विधि है, और एक हमारी है द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, और तीसरी विधि हमारी होती है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, तो हम आगे तीनों विधियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न की बात करते हैं। माना, पहले मानते हैं हम, जो ज्ञात करना हो उसी को मान लो। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये हमने माना है। अब इसके बाद में सारी कहानी प्रश्न से ही हो जाएगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तब रोहन की अगर आयु x है, इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या करेंगे? इसकी आयु में 26 हम जोड़ देंगे। ठीक, अभी देखना, अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले लिखो, तब रोहन की माँ
की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। ये कैसे हुआ? ये देखो, मान लो कि आप अभी कितने 15 साल के हो, ठीक है, और आपके पिताजी आपसे कितने 30 वर्ष बड़े हैं। कितने? 30 वर्ष बड़े हैं। आपके पिताजी आपसे 30 वर्ष बड़े हैं। तो उनकी अगर आयु पूछी जाए तो बता सकते हो आप कितनी है वर्तमान में। आपकी वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम में आप 15 वर्ष के हो और आपके पिताजी आपसे कितने वर्ष के? 30 वर्ष के बड़े हैं, फादर। तो अगर बात की जाए कि आपके फादर की आयु कितनी है पिताजी की, तो बता सकते हो जी बिल्कुल। कैसे? आप अपनी आयु में पिताजी की आयु जोड़ दो, 15 प्लस 30 कर दो तो पता चल जाएगी। 30 40 5 45। आपके पिताजी प्रेजेंट टाइम में 45 साल के हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो उनकी माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है वर्तमान आयु, ठीक है। आप देखो आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात बात किया है इसमें, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। पश्चात शब्द अगर आपको मिले, पश्चात या बाद, तो आप हमेशा क्या कर देना? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। अब पूर्व या पहले शब्द दिखे तो आप हमेशा घटा देना। तो कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अभी x वर्ष के हैं, 3 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। जैसे आप अभी 15 साल के हो तो 3 साल के बाद आप कितने वर्ष के हो जाओगे? कहोगे सर 15 प्लस 3 बराबर 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जोड़ देना है हमें, बस, और कुछ नहीं करना। तब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। तो रोहन की आयु बढ़ रही है तो क्या उनकी माँ की आयु नहीं बढ़ेगी? वो भी तो 3 वर्ष बुढ़ी और हो जाएंगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो है वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु में 3 और जोड़ जाएगा तो प्लस 3, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29 वर्ष, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका 3 वर्ष पश्चात वाली जो आयु है, इनका गुणनफल मतलब इन दोनों आयु का गुणा, वो किसके? 360 के, 360 है हाँ, उसके बराबर हो जाएगा। तो करिए क्या करेंगे हम लोग कि x प्लस 3, ये तो रोहन की आयु और माँ की आयु, x प्लस 29 बराबर 360, ये हो गया। अब तो आप कर ही सकते हो, गुणा कर लो। x का x में करेंगे x स्क्वायर, प्लस x का 29 में करेंगे 29x, प्लस 3 का x में करेंगे 3x, प्लस है तो प्लस 3 का 29 में करेंगे 3 9 27 2 3 2 6 7 8 बराबर 360। 360 को इधर ले लो आप, x स्क्वायर प्लस 29x, 29 और 3 इसको जोड़ लो, 29x और 3x 32x और प्लस 87 माइनस 360, इसको मैंने इधर लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस 360 ये प्लस 87 ये घट जाएंगे आपस में, x स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 से 87 माइनस करो तो 0 में 7 जाएगा 3, 6 15 में 8 जाएगा 7 और यहाँ 2। अब ये बड़ी है संख्या, इसके सामने लगाया माइनस तो यहाँ आप लगा दो माइनस, इधर बचेगा बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ चुका है। हमें यही केवल निरूपित करना है, रोहन की वर्तमान आयु बिल्कुल भी नहीं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बस हमारा यहीं तक काम था।
आगे हल करने की विधि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को मैथ सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है। एकदम जीरो लेवल से आपको यहाँ मैथ पढ़ाई जा रही है क्लास 10th की। ये NCERT बुक के अलावा हम आपको अलग 2-3 पब्लिकेशन के अलग बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, और प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर भी करवाएंगे 2-3-4 ईयर्स के। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार पढ़ाई होने वाली है मैथ की आप लोगों की। तो मैथ की तो टेंशन ही छोड़ दो आप। ठीक है, तो अपने जो कमज़ोर छात्र हैं आपके फ्रेंड्स मैथ में, उनको हमारा वीडियो ज़रूर आप पहुंचाना। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए खूब, और मेहनत करके पढ़िए। क्वेश्चन हम यहाँ करवाते हैं, आपको स्वयं भी करना है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।